बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ैड के ऑफिशियल में खुश आमदेद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जमहूरियत का लेक्चर पढ़ाने वालों का ये हाल ऐसा भी होगा कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। वैसे तो हर पार्टी का इब्तिदाई दौर सुनहरी दौर होता है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो या कोई और जमात, क्योंकि जब तक वो पार्टी अपने नजरियात के साथ वाबस्ता रहती है इसके हम नवा लोग उतनी ही ज्यादा तनदही से उसकी तरफ खींचते चले जाते हैं, यहाँ तक के नजरियात के लिए किसी भी कुर्बानी देने को अपना फख्र समझते हैं। यूं तो जमहूरियत के नाम पर आमरियत और आमरियत के नाम पर जमहूरियत की आंख मचोली पाकिस्तान में चलती रही। कभी आमरियत और जमहूरियत की खलीज ज्यादा होती तो कभी कम, लेकिन काला और सफेद का फर्क लोगों को किसी हद तक नजर आता था। जनरल ज़ियाउल हक के बाद सियासत दो हिस्सों में अमलन तकसीम हो गई थी, एक दाएं बाजू और दूसरा बाएं बाजू। पीपल्स पार्टी बाएं बाजू की अलमबरदार कहलाती थी और मुस्लिम लीग दाएं बाजू की। लेकिन हैरत की बात यह थी कि दोनों पार्टियां घूम फिर कर एक ही नुक्ता इर्तकाज पर जमा होती गईं, जिसको सियासत का जीरो पॉइंट कहा जाता है, जहां दाएं बाजू और बाएं बाजू का फर्क खत्म हो जाता है। वो जीरो पॉइंट क्या था? वो ये था कि हुकूमत करो और माल बनाओ। ये वो नारा था जिस पर ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हुई और चाहे अनचाहे दोनों इस नजरिए के तहत हुकूमतें चलाती रहीं। लेकिन लोगों में अपनी हैसियत कायम रखने के लिए दोनों पार्टियां अलग अलग रास्ते पर गामजन रहीं। गो के मंजिलें दोनों की एक ही थी। फिर जनरल मुशर्रफ का जमाना आता है, वो भी गुजर जाता है। फिर COD यानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर नया मुआहदा तरतीब दिया जाता है और आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ की छांगा मांगा पॉलिसी से सबक सीखते हुए हर सियासतदान और खूबरों की बोलियां लगाना शुरू कर दी। और एक वक्त ऐसा भी आया कि अपने और पराए हुकूमत की थाली में एक ही साथ बैठकर खाना खाने लगे। वहीं से जरदारी का नाम मुफाहिमत का बादशाह रखा गया। यही वो बुनियाद थी जिसकी वजह से दाएं और बाएं बाजू का फर्क इस हद तक घटता चला गया कि पहले त्वाडी बारी फिर साडी बारी के तहत फार्मूला तय पाया गया कि पहले जरदारी हुकूमत करेगा फिर नवाज शरीफ की बारी आएगी। लेकिन नवाज शरीफ की सियासत में मिसाल ऐसी है जैसे कोई औरत 10 दिन तक स्वेटर बुनती रहे और आखिर में स्वेटर उधेड़ कर रख दे। मौजूदा पकड़ धकड़ के हालात में आसिफ अली जरदारी की डॉक्ट्राइन तब्दील हो गई। आसिफ अली जरदारी की डॉक्ट्राइन ये है कि पहले गिरेबान पकड़ने की कोशिश करो, अगर काबू में ना आए तो पैर पकड़ लो। इसी फार्मूले के तहत आसिफ अली जरदारी ने बार बार इस्टेब्लिशमेंट को पैगामात भिजवाए कि किसी तरह NRO हो जाए, लेकिन सब कुछ बेसूद रहा। फिर ईंट से ईंट बजाने की तकरीर भी कर डाली, लेकिन फिर खुद ही को मुल्क से भागना पड़ा। वतन से वापसी के बाद जरदारी को मुख्तलिफ करप्शन केसेस का सामना करना पड़ रहा है और आसिफ अली जरदारी की पूरी कोशिश है कि अगर डील ना हो तो कम से कम ढील ही हो जाए। इसका इजहार आसिफ जरदारी ने अभी हाल ही में कश्मीर के हवाले से मुनाक़द की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ जरदारी ने कश्मीर के हवाले से बात की और मोदी को लताड़ा, लेकिन साथ साथ ये भी कह डाला कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में मीडिया हमारा साथ दे ताकि मीडिया वालों का भी फायदा हो, जिस पर मीडिया वालों ने दबे होठों से मुस्कुराहट का इजहार किया। इस मिले जुले पैगाम से आसिफ जरदारी ने बताने की कोशिश की कि अगर हमारे साथ नरमी बरती गई तो हम इस्टेब्लिशमेंट का साथ देंगे और अगर नरमी नहीं बरती गई तो हम मौजूदा हुकूमत के लिए मसाइल खड़े कर देंगे। आसिफ अली जरदारी सख्त कंफ्यूजन का शिकार है कि पता नहीं पैसे देने के बाद जान बख्शी होगी कि नहीं। माहिर तज्जियाकार डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा था कि पैसा लेकर सऊदी मॉडल के तहत छोड़ा जा सकता है, लेकिन जिन लोगों पर कत्ल और गद्दारी के केसेस हैं उन पर चाइना मॉडल तो लागू होगा और आसिफ जरदारी पर संगीन गद्दारी के मुकदमात भी दर्ज होने वाले हैं, जिसका इजहार उजैर बलोच की GIT में भी किया गया है। इत्तलात के मुताबिक ECL से नाम निकालने के बाद आसिफ जरदारी ने खुफिया तौर पर बिलावल भुट्टो को अमेरिका भेज दिया, जहां पर प्रियर ब्रेकफास्ट के नाम से सालाना प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है, जहां पर 3500 अफराद दुनिया भर से शिरकत करेंगे। जरदारी ने इस मौके का फायदा उठाकर बिलावल भुट्टो को इस प्रोग्राम में भेज दिया और साथ में हिदायत की कि चूंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस प्रोग्राम में शिरकत करेगा तो बिलावल भुट्टो किसी न किसी तरह ट्रंप से मुलाकात करने की कोशिश करेगा और ट्रंप को आसिफ जरदारी का पैगाम पहुंचाएगा कि हमारी मदद करो, हमें इस चुंगल से निकालो, अगर अब नहीं तो कब करोगे मदद। और इस मकसद के लिए लॉबिंग फर्म को लाखों डॉलर देकर हायर कर लिया गया, जो पूरा जोर लगाएंगे कि किसी न किसी तरह बिलावल जरदारी की मुलाकात ट्रंप से करवाई जा सके और आसिफ जरदारी का पैगाम अमरीकी सदर को दिया जा सके।
واضح رہے کہ اس دورے کے دوران بلاول بھٹو پینٹاگون کی کچھ شخصیات سے بھی ملاقات کرنے کی کوشش کرے گا۔ آصف علی زرداری کا بلاول کے ذریعے سے امریکی صدر کو پیغام پہنچانا دراصل انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے NRO کرنے کی کوشش ہے تاکہ باہر کی دنیا سے دباؤ بڑھایا جا سکے اور آصف زرداری کے باہر بھاگنے کا راستہ دیا جا سکے۔ لیکن آصف زرداری کی یہ ساری کوششیں رائے گاہ جائیں گی کیونکہ دنیا کے سامنے زرداری کی حیثیت ایک چلے ہوئے کارتوس کی سی ہے اور خفیہ ایجنسیاں کبھی بھی پرانے ایجنٹ کو دوبارہ استعمال نہیں کرتی، خاص طور پر اس وقت کہ جب وہ گرفتار بھی ہو جائیں یا ریاست کی تحویل میں ہوں۔ لہٰذا آصف زرداری کی امریکہ سے مدد مانگنے کی کوششیں رائے گاہ جائیں گی۔ آصف زرداری کو چاہیے کہ CIA سے رابطہ کرنے اور ملک دشمن خفیہ ایجنسیوں سے رابطہ کرنے کی بجائے عوام سے معافی مانگے اور لوٹا ہوا پیسہ واپس کرے، اور جو لابنگ فرم کو لاکھوں ڈالر دیے جا رہے ہیں اس سے بھی زرداری کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس سے زرداری کے لیے اور ہی مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی اور پہلے سے موجود غداری کے کیسز میں ایک اور کیس کا اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں اور اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔